हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जो सॉ और जिक्सो जैसी मूवीज से इंस्पायर्ड है। इस मूवी का नाम है एस्केप रूम्स, जो कि आई थी 2019 में। इस फिल्म की टाइप साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है, जिसे डायरेक्ट किया है एडम रॉबिटल ने, रिटन बाय ब्रेगी एफ शूट एंड मारिया मेलन। इस फिल्म के अंदर 6 लोगों की किस्मत आजमाने के लिए उनको कुछ एस्केप रूम्स के अंदर भेजा जाता है, जहां पर अगर ये उन रूम्स को पार कर लेते हैं तो इनको $10,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, वही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी स्टार्ट होती है मूवी के एंडिंग सीन को दिखाकर, जहां बेन एक रूम में फंसा हुआ होता है और मौत बस उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है। अब सीन कट होता है और 3 दिन पहले का सीन आता है, जहां पर शिकागो में हमारी मुलाकात फिल्म के 6 मेन कैरेक्टर से होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जोई, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो कि क्वांटम जीनो इफेक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ रही है, जो कि ये कहती है कि सिस्टम कैन नॉट चेंज व्हाइल वी आर वॉचिंग। यहाँ पर जोई इंट्रोवर्ट दिखाई जाती है, तो उसका प्रोफेसर उसे कुछ टिप्स देता है उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। अब हमारी मुलाकात बेन से होती है, जिसको मूवी के स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया था। बेन एक स्टॉक बॉय के तौर पर ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, पर उसको कैशियर की नौकरी चाहिए थी, पर बेन की ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से उसे ये पोस्ट नहीं मिल सकती। अब हमें जेसन को दिखाया जाता है, जो कि एक यंग सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है, जो कि अपने को वर्कर्स के दरमियान काफी मशहूर है। अब यहाँ पर जोई, बेन और जेसन को एक पजल बॉक्स मिलता है, जो कि उनके ही करीबी दोस्तों ने भेजे होते हैं। जैसे जोई को उसके प्रोफेसर की तरफ से, जेसन को उसके क्लाइंट की तरफ से और बेन को उसके बॉस की तरफ से। तीनों लोग अपनी अपनी काबिलियत के साथ उस बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे जोई अपनी थ्योरीज और कैलकुलेशन की वजह से, जेसन एक यूट्यूब वीडियो देखकर और बेन बाय लक उस पर हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो खुल जाता है। अब ओपन होने के बाद इन तीनों को ही मीनोज एस्केप रूम्स का इनविटेशन मिलता है। तो ये बॉक्स को ओपन करना एक टेस्ट था कि आप इस गेम के लिए एबल हैं, और इनविटेशन पर यह लिखा था कि अगर आप इन एस्केप रूम से बाहर आ सकते हैं तो आप $10,000 जीत सकते हैं, जिसके लिए तीनों रेडी हो जाते हैं। जोई, बेन और जेसन अब मीनोज के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर जाकर इनको 3 और लोग मिलते हैं, जिनके नाम है अमेंडा, जो कि एक सोल्जर है, माइक, जो कि माइंस में काम किया करता था, और डैनी, जो बहुत सारे एस्केप रूम्स में जा चुका है। यहाँ पर डैनी अपने आप को प्रो लेवल एस्केप रूम्स चैलेंजर दिखाता है। अब बेन को स्मोक करने की इच्छा महसूस होती है, तो वो डोर ओपन करता है, लेकिन लॉक वहीं टूट जाता है। अब ये लोग इस वेटिंग रूम में ही ट्रैप हो चुके थे। अब इस टूटे हुए लॉक वाले गेट पर जोई को एक टेम्परेचर बैज नजर आता है। उस रूम के टेबल पर बहुत सारी मैगजीन थी, जिस पर एक नाम था डॉक्टर वू टैन यू, जो कि बार बार फिल्म के थ्रू आउट दिखाया गया है, जिसके बारे में हमें फिल्म के एंड में पता चलेगा। खैर, यहाँ पर एक मैगजीन थी फ़ारेनहाइट 451, जिसको पढ़कर जोई टेम्परेचर रिंग को 451 डिग्री पर सेट कर देती है, जिससे कुछ अच्छा होने की बजाय वो रूम एक ओवन बन जाता है, जिसका टेम्परेचर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर सब लोग डर रहे थे, लेकिन डैनी को ऐसा लग रहा था कि ये कोई इफेक्ट है और ये काफी मजेदार है, यानी आपको लिटरली जलाया जा रहा है और आप मजे ले रहे हो। खैर, यहाँ पर जोई अमेंडा की तरफ देखती है और समझ जाती है कि अमेंडा आग से डरती है, तो वो उसको शांत करने के लिए एक गिलास पानी पिलाती है। अब गुस्से में आकर रूम के अंदर बैठे सारे चैलेंजर्स रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, और जब उसका जवाब सेम आता है तो वो उसका शीशा तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक डॉल थी, ना कि एक असली लड़की, जो कि काफी हॉरर था। वहां पर उन्हें एक कॉल आता है, जो कि बस यही कहता है कि फॉलो द रूल्स। जोई को अब एक साइन दिखाई देता है, जहां के कुछ कोस्टर्स को ड्रिंक के लिए यूज किया होता है, और जब सब लोग उसको एक्सीडेंटली दबाते हैं तो उनको एक विंड नजर आता है, और उनको पता लगता है कि यही बाहर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले जेसन बाहर जाता है, फिर माइक और फिर अमेंडा। लेकिन अमेंडा को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस होने
लगती है। तभी जोई दिमाग लगाती है और ग्लास में पानी भरकर उस कोस्टर पे रख देती है, जिससे कि वो विंड खुली रहती है और जोई उस वेंट से जाकर अमेंडा को बचा लेती है। अब आखिरी में बच जाते हैं बेन और डैनी। ये दोनों अब बचे हुए कोस्टर्स को ग्लास और पानी से भरकर होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी ग्लास में पानी कम रह जाता है क्योंकि शुरू में अमेंडा ने वो पानी पी लिया था। तो यहाँ बेचारे बेन को अपनी ड्रिंक बर्बाद करनी पड़ती है और ये रूम एक्सप्लोड होने से पहले ही दोनों नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं। अब दूसरा रूम एक माउंटेन कैबन जैसा होता है, जहाँ पर डैनी को अभी भी ये यकीन नहीं होता कि ये सब असली है। वो अभी भी यही कहता है कि ये सब इफेक्ट्स हैं और बहुत ही कूल हैं। यहाँ पर लगे हुए कैमरास को देखकर रिक्वेस्ट करने से भी उनकी कोई मदद नहीं होती। अब जेसन इस कैबन का गेट खोलने के लिए 7 लेटर्स के एक वर्ड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वहाँ लॉक पर 7 लेटर्स बने हुए थे और उन्हें 7 लेटर्स की ही जरूरत थी। और वहाँ पर लिखा होता है यू विल गो डाउन टू द हिस्ट्री। सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ काम नहीं आता। तभी बेन को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर वो एक गाना गाते हुए जा रहा था कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाना ये था कि रेडोल्फ द रेड नोज रेनडियर, और वहाँ पर रेनडियर भी बना हुआ था। तो बेन जेसन को रेडोल्फ वर्ड लिखने की सलाह देता है और बस गेट खुल जाता है और सारे कंटेस्टेंट नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट रूम बहुत ही कोल्ड रूम होता है और वो नोट करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है और वहाँ की सभी विंडोज और गेट्स लॉक थे। जेसन आसपास देखता है तो उसको एक गेट मिलता है जिसके लिए एक की चाहिए थी, और बाकी सबको मिलते हैं एक फिशिंग रॉड, एक मैग्नेट, एक कंपास और आइस फिशिंग होल। जोई ने यहाँ पर एक रेड कलर की जैकेट पहनी थी, जिसे देखकर जेसन अनकंफर्टेबल होता है और अपने लिए जैकेट मांगने लगता है। तो इन्होंने बारी बारी जैकेट इस्तेमाल करने का डिसाइड किया था, तो जोई उसे आराम से जैकेट दे देती है। अब वो फिशिंग रॉड और मैग्नेट की मदद से उस फिशिंग होल में से एक आइस क्यूब निकालते हैं, जिसमें एक चाबी लगी होती है जो कि उसी दरवाजे की होती है जो कि जेसन को बाहर जाने के लिए दिखाई दिया था। अब बेन के पास एक लाइटर था, जिसे जब डैनी लेने जाता है तो बस डैनी उसी ठंडे पानी में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जितना प्रो लेवल प्लेयर डैनी अपने आप को बताता है, उतना वो था नहीं। डैनी के डूबते ही पूरा का पूरा ग्रुप अब बेन पर शक करने लगता है कि शायद उसने ये किया है, लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज होता है कि गेम का मास्टर उनके माइंड के साथ ऐसा खेल रहा है। अब उनके पास इस आइस क्यूब को खुद के शरीर की गर्मी से पिघलाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। बहुत ही मेहनत के बाद कुछ घंटों बाद इन्हें ये चाबी मिलती है और ये बचते बचाते नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आइस रूम पूरी तरह से टूट गया था। अब यहाँ पर 5 लोग बचे थे और ये लोग चौथे रूम में इंटर करते हैं, जो कि अप्स एंड डाउन था। उसमें ये था कि सीलिंग की जगह फ्लोर और फ्लोर की जगह सीलिंग लगी हुई थी। ये रूम एक पूल स्ट्रक्चर गेम जैसा था। यहाँ पर माइक को एक गेट दिखता है जिसका लॉक नहीं था, तो वो सोचता है कि शायद एक ब्लैक बॉल की मदद से उसे खोला जा सकता है, क्योंकि पूल टेबल पर 8 नंबर की बॉल नहीं थी। अब इससे पहले कि ये ब्लैक बॉल को ढूंढते, एक कॉर्ड से लगा हुआ टेलीफोन नीचे आता है और एक म्यूजिक बजता है, जिसके खत्म होते ही फ्लोर का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, जो कि एक गहरी खाई में गिरता था। जब जब म्यूजिक रिपीट होगा तो फ्लोर का एक एक हिस्सा उस खाई में गिरता जाएगा, और इससे पहले कि सारा फ्लोर खत्म हो जाए, उससे पहले उनको ये बॉल ढूंढनी है। अब यहाँ पर अमेंडा क्योंकि एक सोल्जर थी तो उसके अंदर स्ट्रेंथ थी, तो वो किसी तरह चढ़कर एक लॉकर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको एक बॉल दिखाई देती है, पर एक कोड को एंटर करने के बाद ही उसको खोला जा सकता था। जोई एक पजल को सॉल्व करके कुछ नंबर बताती है, लेकिन वो काम नहीं करते। इसी पजल के चलते जोई फ्लोर पर गिरती है और उसे एक फ्लैशबैक नजर आता है, जिसमें वो उस प्लेन क्रैश को देखती है जिससे वो अकेली बच गई थी। अब यहाँ पर जोई, माइक, जेसन और बेन उसी कोने में खड़े हो जाते हैं जहाँ वो गेट था, और अब जोई कोड को उल्टा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो सारा रूम उलट था, इसलिए जोई उसको कहती है कि कोड भी उल्टा ही होगा।
तो फाइनली कोड सही था और वो लॉकर खुल जाता है और अमेंडा को वो बॉल मिल जाती है। इसी दौरान वो सारा फ्लोर वहां से हट जाता है और अमेंडा उस फोन से लटक जाती है, तो वो खुद को सेक्रीफाइस करके जोई के हाथ में वो बॉल फेंक देती है, जिससे जोई को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब ग्रुप अगले रूम में एंटर करता है, जो कि एक हॉस्पिटल वार्ड जैसा था, जिसके अंदर 6 बेड थे और हर बेड पर एक फाइल थी जो कि इन 6 लोगों से जुड़ी हुई थी। अब वहां पर जाके इन सब को पता चलता है कि इन ही लोगों को क्यों चुना गया। तो दोस्तों यहाँ पर किस्सा ये है कि ये सब के सब किसी न किसी हादसे के सोल सर्वाइवर थे। जैसे कि जोई प्लेन क्रैश की सर्वाइवल थी, जेसन और उसके दोस्त के बीच में जेसन ही था जो उस आइस सी के बीच में बच गया। अमेंडा एक आईईडी ब्लास्ट में इराक में बच गई थी। माइक एक इकलौता माइनर था जो कि माइन कोलैब होने के बाद भी बच गया था। बेन के सारे दोस्त कार एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन बेन उस एक्सीडेंट में बच गया। और आखिर में था डैनी, जो एक पॉइजनस गैस से बच गया था, जबकि उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। अब पूरा का पूरा गेम इन लोगों को समझ आता है कि इन लोगों को ही क्यों चुना गया था, और ये गेम टेस्ट कर रही थी कि कौन लकीएस्ट होगा। और जो रूम्स थे वो सभी इनकी लाइफ के किसी न किसी हादसे से जुड़े हुए थे। अब रूम के अंदर फिर से डॉक्टर वू टेन यू का एक क्लिप चलाया जाता है, जो कि ये कह रहा था कि उनके पास बस 5 मिनट हैं, नहीं तो पूरा का पूरा रूम पॉइजनस गैस से भर जाएगा अगर उन्होंने अपना दिल इस गेम में नहीं लगाया तो। अब यहाँ पे उनको एक हिंट तो मिलता है, लेकिन जोई को अपनी एक क्वांटम फिजिक्स थ्योरी याद आती है कि सिस्टम खुद से चेंज नहीं होगा। तो जोई यहाँ पर पागल हो जाती है और सारे कैमरास तोड़ने लगती है। पर यहाँ पर अब जेसन और माइक को ईसीजी मशीन दिखती है, जिससे जेसन माइक को कहता है कि उनको अपनी हार्ट बीट बढ़ानी होगी ताकि गेट खुले, लेकिन ऐसा करने पर गेट तो नहीं खुलता, लेकिन माइक की मौत हो जाती है। और फिर जेसन अपनी हार्ट बीट को स्लो करता है और अपनी हार्ट बीट को एब्सोलूट तक ले जाता है। यहाँ पर हार्ट बीट एब्सोलूट का मतलब ये भी हो सकता था कि उनको अपनी हार्ट बीट एब्सोलूट स्लो करनी थी, और जेसन जैसे ही ऐसा करता है फौरन दरवाजा खुल जाता है। पर तब तक वहाँ पर रूम में पॉइजनस गैस भर चुकी होती है और जोई अभी भी कैमरास तोड़ने में लगी हुई थी। बेन और जेसन तो वहाँ से निकल जाते हैं, पर जोई अभी भी वहीं रह जाती है। जेसन और बेन अब एक नेक्स्ट रूम में इंटर करते हैं, जो कि इल्यूजन वाली दीवारों और फर्नीचर से भरा हुआ था। बेन अब बहुत ही गुस्से में होता है कि जेसन ने माइक की जान की जरा भी परवाह नहीं की, और बस उसे ये रियलाइज होता है कि जेसन ने ही उसके दोस्त को उस जैकेट के लिए मारा होगा उस कोल्ड सी में, और ऐसा ही हुआ था। जेसन इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब अगले रूम में जाने के लिए एक गेट नजर आता है, जिसको छूते ही इन दोनों को चक्कर आने लगते हैं। बेसिकली इस गेट पर कुछ ड्रग लगा हुआ था जो कि स्किन के जरिए रिएक्ट करता है। अब लड़ाई करते करते बेन जीत जाता है और एंटीडोट लगाकर अगले रूम में पहुंच जाता है, और जेसन का सर दीवार में लगता है, जिससे कि शायद उसकी मौत हो जाती है। अब बेन नेक्स्ट रूम में आता है, जिस रूम से मूवी की शुरुआत हुई थी कि बेन एक रूम में है और मरने ही वाला है, पर किसी तरह से बेन वहां से बच जाता है और फाइनल एग्जिट की तरफ पहुंच जाता है, जहां पे गेम मास्टर उसको वेलकम कहता है और बताता है कि वही है जिसने इन रूम्स को डिजाइन किया, और वो डीपली एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। तो वो बेन को बताता है कि ये थीम्स और रूम्स बहुत ही रिच ऑडियंस की तरफ से इनको बताए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये सब डिजाइन होता है, और यहाँ पर वो रिच ऑडियंस है जो पैसे लगाती है कि कौन जीतेगा। अब यहाँ पर थीम थी कि सोल सर्वाइवर में से लकीएस्ट में से लकी कौन होगा। अब यहाँ पर बेन को लगता है कि वो जीत गया है तो वो चला जाएगा, तो गेम मास्टर उसे रोक लेता है ताकि उसका ये सीक्रेट पूरी दुनिया में रिवील ना हो जाए। अब हॉस्पिटल वार्ड में मीनोज के कुछ एजेंट्स सफाई के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर जोई ऑक्सीजन की वजह से बच गई थी, जो कि आखिरी कैमरा टूटने की वजह से अंदर आया था, और वो इन दोनों एजेंट्स को भी मार देती है। अब गेम मास्टर को स्क्रीन पर 2 विनर्स दिखाई देते हैं, तभी जोई पीछे से आकर गेम मास्टर पर गोली चलाती है, लेकिन गेम मास्टर बच जाता है और जोई को मारने ही वाला होता है कि तभी बेन अपनी एंट्री करके गेम मास्टर को
को मार देता है। अब दोनों के दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ बिल्कुल खाली हो चुका होता है। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता, लेकिन जोई को पूरे के पूरे खाली रूम में डॉक्टर वू टेन यू लिखा हुआ नजर आता है और वो समझ जाती है कि ये जो भी है ये इसी को करना है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और जोई फिर से बेन से मिलती है, जो कि अच्छी हालत में था और अब एक सेल्स पर्सन बन गया था। जोई ने इन 6 महीनों में मीनोज पे काफी रिसर्च की थी और काफी सारे लोगों के बारे में पता लगाया था जो मारे गए थे इसी एस्केप रूम्स की वजह से। मीनोज के लोगों की मदद से जोई कहती है कि शायद ये मीनोज के असली मालिक के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि सीधा न्यूयॉर्क को दिखा रहे थे। जोई बेन को मना लेती है अपने साथ फ्लाइट में चलने के लिए और तभी हमें एक फ्लैट क्रैश होती दिखाई देती है, जो कि असल में एक और एस्केप रूम था जो कि मीनोज कंपनी डिजाइन कर रही थी जोई और बेन को वापस गेम के अंदर लाने के लिए, और इसके सर्वाइवल चांसेस थे सिर्फ 4%। और मुझे लगता है कि ये वही फ्लाइट है जो नेक्स्ट पार्ट में जोई और बेन लेंगे। आखिर में एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल सी पिक्चर और वॉइस सुनाई देती है, जो कि शायद डॉक्टर वू टेन यू की थी, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एस्केप रूम्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और फिल्म की ये एंडिंग से ऐसा भी लगता है जैसे इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे, क्योंकि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाका मचाया था, इसलिए काफी जल्दी ही इसके सीक्वेंस की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। ये फिल्म सिर्फ $9 मिलियन के बजट से बनी थी और इसने कमाए थे $155 मिलियन। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए